गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 10th का 2 चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक समझाने जा रही हूँ, जो कमलेश्वर जी के द्वारा रचित है। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 ईस्वी में मैनीपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए भी किया और दूरदर्शन के अलावा महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें शारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निरंबरिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, वही बात आगामी, अतीत, डाक बंगाल, काली आधी और कितने पाकिस्तान, ये उनके उपन्यास थे। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर जी ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन के कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कमलेश्वर जी की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरी सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने अच्छी तरीके से व्यक्त किया हुआ है। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। अब बच्चों, मैं आपको पाठ के बारे में बताऊंगी। जॉर्ज पंचम की नाक हिंदी के साहित्य कथाकार कमलेश्वर जी की एक चर्चित कहानी है, जिसमें लेखक ने व्यंग्य के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोग अपनी दासता को मानसिक गुलामी के रूप में स्वीकार कर चुके थे तथा उनके सोचने विचारने एवं कार्य करने का ढंग कुछ भी नहीं बदला था। विदेशी लोग एवं विदेशी सोच के प्रति आकर्षण यहाँ के लोगों के मन में कितना प्रभुत्व जमा चुका था, इसका विवरण रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के खबरों के अखबारों में छपने एवं लोगों की उसमें रुचि लेने से व्यक्त हुआ है। बात उस समय की है जब भारत को आज़ादी मिल चुकी थी और रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आ रही थीं। अखबारों में उनकी यात्रा की बहुत चर्चा थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि उनका दर्जी इस बात से परेशान है कि रानी इस दौरे में कब और क्या पहनेंगी। उनके सेक्रेटरी और जासूसों का इस यात्रा से पहले दौरा होने वाला था। खबरों की कवरेज के लिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में इस यात्रा को लेकर जो कुछ छपता, उसी के कतरन दूसरे दिन भारत के अखबारों में छपी दिखाई देती। एक खबर छपी कि रानी ने हल्के नीले रंग का ऐसा सूट बनवाया है जिसकी कीमत 4 पाउंड है। उनकी जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, यहाँ तक कि उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी छापी गईं। बड़ा शोर शराबा, बड़ी धूम इस यात्रा की थी। हिंदुस्तान में तहलका मचा था। जो रानी 5000 का सूट पहनकर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। बस दिल्ली की काया पलट होने लगी। सड़कों को दुरुस्त किया जाने लगा, इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। किंतु एक मुश्किल सामने आई। इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी है, उसकी नाक गायब थी। असल में आज़ादी के बाद कुछ लोग इस पक्ष में थे कि नाक
को रहने दिया जाए और कुछ लोग इसके विरोध में थे और कुछ लोग खामोश थे। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तब हथियारबंद पहरेदार भी नियुक्त कर दिए गए थे, किंतु पहरेदार पहरा देते रहे, गश्त लगती रही और नाक गायब हो गई। अब प्रश्न यह था कि रानी के आने पर जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी। बिना नाक के रानी ने यदि जॉर्ज पंचम की मूर्ति देख ली तो कितना अपमान होगा हमारी सरकार का। देश के शुभचिंतकों की मीटिंग बुलाई गई। समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर लंबी बहसें हुईं। सब इस बात पर सहमत थे कि मूर्ति की नाक लगने पर हमारी इज्जत रह पाएगी। एक मूर्तिकार को हुक्म दिया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार आया और उसने विश्वास दिलाया कि नाक लग जाएगी, पर मुझे यह बताया जाए कि इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलें पलटी गईं, किंतु क्लर्क ने बताया कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। जब पुरातत्व विभाग नाक के पत्थर की किस्म के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो मूर्तिकार ने भारत की पत्थर की खानों का दौरा कर यह पता लगाने की चेष्टा की कि मूर्ति में इस्तेमाल किया गया पत्थर किस खान का है। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज लिया, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। निष्कर्ष निकला कि पत्थर विदेशी है। अधिकारी ने मूर्तिकार की बुद्धि पर लानत भेजते हुए कहा कि लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार को सहसा एक बात ध्यान में आई और उसने सभापति से कहा कि एक सुझाव मेरा है इस संबंध में, किंतु उसकी खबर अखबार वालों तक न पहुँचे। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गईं और तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सभापति ने सबकी तरफ देखा और कहा, यह काम होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार ने फिर सारे देश का भ्रमण किया। तिलक, शिवाजी, दादा भाई, नौरोजी, गोखले आदि सभी की नाकें उसने टटोली, किंतु कोई उस नाप की नहीं मिली जो जॉर्ज पंचम की नाक का नाप था। वह गुजरात की ओर भागा। गांधी, पटेल, महादेव देसाई को परखा। बंगाल में गुरुदेव, रवीन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को देखा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। मद्रास, केरल, पंजाब के नेताओं की मूर्तियों की नाकों की जांच परख की। इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करने के बाद उसने निष्कर्ष दिया कि सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे बड़ी निकली। यहाँ तक कि बच्चों की मूर्तियों की नाकें भी इससे बड़ी थीं। मूर्तिकार ने हार नहीं मानी और अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा, चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उसका प्रस्ताव सुनकर सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर उसने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और उसे इसकी इजाज़त मिल गई। रानी के आने का दिन करीब आ रहा था। निर्धारित दिन आया और जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, जो बिल्कुल असली दिखाई देती है, पत्थर की नहीं लगती। किंतु उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कोई अभिनंदन नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छापा। नाक तो केवल एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए, किंतु ऐसा लग रहा था कि पूरे देश की नाक कट गई है। नकटा चित्र भला अखबार में कैसे छपता।